आपके सम्मान में सल्फास खा सकता हूँ, आप पूछा दो, पर मैं फॉर्म नहीं उठाऊंगा। क्या फिर से कांग्रेस में वापसी करेंगे? चाहे मुझे कोई इंदिरासन का राज भी मिल जाए तो भी नहीं जाऊँ। लगातार 3 बार चुनाव हारने का क्या कारण है? मेरा अभी फिलहाल चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। आपने कहा कि राहुल गांधी जी की रैलियों में आपके 52 लाख रुपए खर्च हुए और पार्टी ने आपको वापस नहीं मिले। फिर वो जाके कहते हैं कि हमारे हिस्से की तो खेती बेच दो, हम तो मोबाइल की शॉप खोल लेंगे। निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ना पड़ा? चैलेंज दे के आया था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मेरे पास आज धीरे धीरे खेती कम हुई है, तो मैं अपने परिवार को कैसे पालूं? तो हम 4 भैंस पाल रहे हैं। सभा मेरी, भीड़ मेरी, पैसा मेरा लग रहा है, और फिर आप जीतू पटवारी जी वहाँ प्रभारी बन गए। ना राहुल जी नाम बोले तो मैं और गर्म हो गया। तो फिर मेरा तो एक बार तो विचार हुआ था कि सभा खत्म कर दूं। फिर पता चला कि बुरहानपुर में प्रियंका जी आ रही, तो महिलाओं की व्यवस्था करी। अगर राहुल गांधी जी से आज आपकी मुलाकात होती है तो क्या कहेंगे आप? और मैं कभी मुगालते नहीं पालता, जैसे वे आज कह रहे कि वोट चोर वोट चोर। तो पार्टी ने अभी तक आपको कोई पद क्यों नहीं? जैसे वो लोग उनके हाथ में कप पकड़ा के, केटली पकड़ा के खड़ा कर रहे हैं, और ये उले की और ये चाय है। जिन्होंने गांव की मिट्टी से उठकर विधानसभा तक का सफर तय किया, जिन्होंने आम आदमी की तकलीफ को समझा, आज हमारे साथ है महू के जनप्रिय और जमीन से जुड़े हुए नेता पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार जी। स्वागत है आपका। जी थैंक यू। आपके गांव नांदेड़ के बारे में बताइए। मेरा गांव एक बहुत ही छोटा गांव था, और हाईवे से 4 किलोमीटर दूर रहा, पर आज हाईवे से जुड़ चुका है। जब नया हाईवे निकला तो उसको चीरते हुए बीच में से निकला, आधा गांव इधर आधा इधर। और आज खास करके खेती के बारे में, हमारे यहाँ के किसान जो है वो बड़ी कमर्शियल खेती करते हैं। वो कमर्शियल के साथ साथ दूध का व्यवसाय भी है, और इसके साथ खुद अपना व्यापार, अपनी फसल लगभग 90% खुद बेचने लग गए हैं। क्योंकि यह हाईवे बनने से आज बॉम्बे का सफर 10 घंटे का है। और वैसे भी और भी दूसरी जगह, खास करके गाजर है, बीट है, आलू है, इनको पूरे देश के अंदर भी ले जाते हैं और व्यापारियों के माध्यम से भी बेचते हैं। यानी पूरा गांव आज की तारीख में कमर्शियल क्रॉप पैदा करता है। आज का महू आपके बचपन के महू से कितना बदल चुका है? पहले और आज में भाई, जैसे आज कम्युनिकेशन के जितने भी साधन आ चुके हैं, और जैसे जैसे प्रगति आगे बढ़ी है, वैसे महू शहर में भी उस प्रगति में चेंज आए हैं। और पहले में और आज में निश्चित रूप से जमीन आसमान का अंतर है। वो साथ में फिर भी महू उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कैंटोनमेंट बोर्ड के कानून है, और वो कानून मध्य प्रदेश शासन के कानून से भिन्न है। वहाँ पर जो है वो, चूँकि कैंटोनमेंट बोर्ड में जो अध्यक्ष होते हैं वो सेना के लोग होते हैं, और वहाँ के कानून चलते हैं। इसलिए बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो नहीं हो पाई है, जो होना चाहिए। समय के साथ परिवर्तन हुआ है, परंतु उतना परिवर्तन नहीं हुआ जितना होना चाहिए। क्या आपकी फैमिली का भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा? नहीं, मेरी फैमिली में फादर सामाजिक थे, परंतु वो कोई चुनाव नहीं लड़े थे, वो चुनाव लड़वाते थे। वो सरपंच का है, जनपद है, ऐसे चुनावों में अक्सर पीछे रहकर मदद करते थे लोगों की। और बस वहीं से, चूंकि घर जो है हमारा इस प्रकार का माहौल रहा है, बस जो लोग घर आते थे वो बचपन से ही हम उन लोगों से वार्तालाप, उनसे मिलना जुलना, इसलिए हमारा आईक्यू बढ़ा। और आईक्यू बढ़ने के साथ साथ हम धीरे से प्रोग्रेस हुआ, और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। आपने कहा कि राहुल गांधी जी की रैलियों में आपके 52 लाख रुपए खर्च हुए और पार्टी ने आपको वापस नहीं मिला। 2 जून 2016 को एक मीटिंग हुई थी। मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष था उस समय, अरुण यादव प्रदेश अध्यक्ष थे। हमने बहुत मेहनत करके वो सभा सफल की। उस समय मैंने महू का जो है उनका फनुजा टेंट हाउस से टेंट करा था। उसके 3.5 लाख रुपए भी नहीं दिए इन्होंने, बार बार मांगने के बाद भी नहीं दिए। वो हो गए। फिर उसके बाद
2018 में राहुल गांधी जी 3 दिन के दौरे पर आए थे। उज्जैन, देवास, इंदौर, महू, धार, खरगोन का उनका दौरा था। तब हमने जो बहुत सी जगह तो लोगों ने सभा नहीं ली। इंदौर जैसे में सभा नहीं हो पाई, देवास में सभा नहीं हो पाई, रोड शो करे लोगों ने। और हमने चूंकि सभा की हाँ करी तो हमारे सब लोगों ने बोले रोड शो ले लेना था, कहाँ सभा करेंगे। फिर जो हमको सभा सुबह दी गई थी, फिर बोला कि उनको उसी दिन जाना है, तो बोले खरगोन से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, इसलिए सभा आप शाम को करो। तो वो धार गए, पहले धार से खरगोन गए। तो हमने सब दूर खबर सुबह की कर दी थी, फिर शाम की खबर करी, क्योंकि शाम को मीटिंग करना या सभा करना बहुत टिपिकल होता है। इसलिए होता है कि ग्रामीण क्षेत्र है, मजदूर जब एक बार काम पे चले जाते हैं तो वो लौटते नहीं है, वो शाम को ही घर लौटते हैं। ऐसे में हमारे साथ पास चुनौती थी, उस चुनौती को हमने स्वीकार की। और सरकार नहीं थी, सत्ता नहीं थी, तो उन लोगों को लाना, परिवहन के साधन जुटाना, फिर उनको खाना देना, ये सब काम मेरे सुपुर्द था। और मेरे सुपुर्द था तो हमको कहा गया कि आप, जब ये इंदौर से सब नेता लोग आए कि यहाँ टेंट करो, तो टेंट वालों को, इंदौर वाले को बुलाया, साबू एंड साबू को। तो उन्होंने कहा कि मुझे 15 लाख रुपए लूंगा, 10 लाख रुपए पहले दो, और घट बढ़ जाएगा, काम बताओगे तो जो काम लिखाया था वो बोले 15 लाख में करूंगा, घट बढ़ेगा तो और बढ़ेंगे पैसे। तो इनने सबने हाथ टेक दिए कि 10 लाख रुपए अभी कौन देगा। मुझे बोला गया कि यार आपका कोई टेंट ऐसा हो जो करो। मैंने कहा है जयसवाल टेंट हाउस है सिपरा वाला, मैं उसको बुलाया, मैंने उसको देखा, बोले मैं कर दूंगा दादा। तो करा, उनने काम करा। फिर इनने बोला कि तो एसपीजी का काम रहता है, तो मंच की हाइट 4 फीट हो गई। बोले नहीं, हमको तो 6.5-7 फुट चाहिए। तो फिर उसने प्लाईवुड वगैरह सब खरीदे, लोहे के सामान खरीदा उसने बेचारे ने, और उसका मंच बनाया। और जबकि धार में उस दिन सभा थी, वहाँ टेंट से काम चल गया। खरगोन में सभा थी, वहाँ टेंट से काम चल गया। हमको बोला आप डोम करो, क्योंकि रात्रि का समय हो गया था, तो फिर हमको बिजली भी करना पड़ी, तो डीजी करे। डीजी का डीजल, उनको डीजी को बिजली का पूरा खर्चा, टेंट का पूरा खर्चा। फिर कहा कि उसके आसपास जो है वो बोले हमको तो डबल बॉर्डर करना पड़ेगी बांस की, और बल्लियां गाड़ना पड़ेगी। फिर उनको हमने, वो जेसीबी से नहीं हुए तो फिर फोकलैंड मशीन से वो गड्ढे करे वहाँ पर, और वो फिर खनूजा टेंट वालों को दिया। ऐसे 2 टेंट से काम कराया। वो पैसा भी 2018 का भी पैसा मेरे माथे पड़ा, उसका भी पैसा हम बार बार बोले पर नहीं दिया गया। वो भी लगभग जो है 25 लाख के लगभग पैसे थे। फिर उसके बाद फिर ये भारत जोड़ो यात्रा आई, तब महू उनका आना नहीं था, उनको चोरल में ही रात रुकना था और वहीं से सिमरोल होके जाना था, सिर्फ बाबा साहब को माल्यार्पण करना था। जब चोरल में मीटिंग हुई तो खरगोन से लगा के, तो वहाँ बुरहानपुर से लगा के, तो आगर तक के लोग वहाँ मीटिंग में थे। तब मीटिंग हुई तो उनके दोनों पीए थे, बेजू और शशांक, क्योंकि मेरे संबंध बन चुके थे उन्हें इतने दिनों में। मैं पीछे बैठा था, बड़े लोग जो सांसद है, विधायक, वो आगे बैठे थे, पीछे बैठा था। तो सभा मीटिंग हो गई, नाश्ते पे आ गई बात। तो मैंने कहा बात हो गई, बोले हाँ। मैंने कहा आप इतना बड़ा इवेंट कर रहे हो, 3500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हो, और बाबा साहब के यहाँ कोई सभा नहीं कर रहे हो, वहाँ जा नहीं रहे हो, वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हो, जबकि खड़गे जी अभी अध्यक्ष बने हैं। मैंने सुझाव दिया उनको खड़े होके, उनके वहाँ सभा होना चाहिए। तो बोला अरे वो तो मोटक्का से चलेंगे, पैदल चलेंगे, बड़वा तक आएंगे, और बड़वा यहाँ बलवाड़ा तक, और उसके बाद फिर बलवाड़ा में सभा रख ली है। तो मैंने कहा अभी बलवाड़ा में सभा की जरूरत नहीं है, अंबेडकर जी के यहाँ सभा की जरूरत है। आप यहाँ इवेंट करो, यहाँ रात रुकना चाहिए। तब जाकर बोले वो तो हमको दिल्ली से जाके, फिर मुझे शशांक जी और दोनों एक तरफ ले गए, बोले आप सभा कर लेंगे। मैंने कहा हाँ मैं सभा कर लूंगा। तो फिर उनने मुझे बोला कि डन समझो, आप सभा हम कर लेंगे। उनने सीधा निर्देश दिया वहाँ से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कि भाई मऊ अब रात रुकेंगे, वो व्यवस्था करो, और वहाँ सभा भी होगी। तब इन्होंने भोपाल मीटिंग बुलाई, कमलनाथ जी ने मुझे बुलाया। वहाँ जब ठहरने की बात हुई, सब करने की बात हुई, तो वहाँ से जीतू पटवारी जी वहाँ प्रभारी बन गए। तो मैंने कहा ठीक है, प्रभारी बन गए तो कोई बात नहीं। तो फिर सब वहाँ मीटिंग हुई, तो बोले सभा कौन करेगा। तब मेरे तरफ कमलनाथ जी ने बोला कि भाई आप सभा कर लोगे। मैंने कहा हाँ कर लूंगा। तो बोला आप क्या क्या करोगे। मैंने कहा पूरी व्यवस्था हम कर लेंगे, सब जोड़ लेंगे। तो बोले ठीक है, हम पूरी बाकी हम व्यवस्था कर लेंगे, हम पैसा देंगे, आप पूरा व्यवस्था जोड़ो। हमने टेंट बुलाया वही जयसवाल जी को, उनसे टेंट लगवाया, उनसे कुर्सियां बुलवाई, बिजली वाले को बुलाया, रेडियो वालों को बुलाया, रेडियो भी इस स्तर का होना चाहिए। तो ये सब चीजें बुलाई, फिर भोजन की व्यवस्था करी। फिर पता चला कि बुरहानपुर में प्रियंका जी आ रही, तो महिलाओं की व्यवस्था करी, तो महिलाओं को लेकर आए। तो हमने सुबह से ही उनको गाड़ियों में और उनको बिठाने की, क्योंकि सरकार थी नहीं, हमने 4-4 हजार 5-5 हजार में
जो है वो आइसर करी और दूसरी गाड़ियां करी, प्राइवेट बसें करी, पब्लिक को सुबह से ही लाए, फिर कहीं उनको पोहे खिलाए, फिर करते करते 2 बजे मऊ लाए, फिर यहाँ से भोजन शुरू कर दिया। 2 बजे से भोजन शुरू करा तो रात को 12 बजे तक भोजन चला। बहुत से लोग खाना खा के गए, जो लोग आए थे राहुल जी को देखने वो भी लोग खाने पे, हमने किसी को रोका नहीं, लाए जाओ सामान। सोनी जी के यहाँ से सामान लाए किराना का, लाते गए, करते गए, बनाते गए, तो इस प्रकार से खाना चला। तो फिर इस बात को लेकर के जो है वो सिर्फ राहुल जी की सभा में जब सभा जुड़ गई तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुरहानपुर से लगा के यहाँ तक कोई इवेंट करा नहीं था। जो पूर्व विधायकों ने कर दिया वही, यहाँ सभा जम गई तो संदेश आया कि कमलनाथ जी का संदेश है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोई आदमी इसको संचालन करेगा। अरे भाई ये सभा मेरी, भीड़ मेरी, पैसा मेरा लग रहा है और फिर आप बोल रहे हैं कि जो है वो संचालन वो करेंगे, मन के पैसा दो फिर। तो इस प्रकार की हॉट टॉक भी हुई, पर फिर मैंने कहा नहीं, मैंने वहाँ फिर सभा का मैंने संचालन करा। फिर बार बार मुझे निर्देश आ रहे थे कि कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि अब दे दो। फिर मैंने थोड़ा सा, मैंने कहा अब कितना बचा है, बोले कब के भाषण है खड़गे जी के और राहुल जी के भाषण है। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर सज्जन भाई ने वो संचालन करा। जब संचालन करा तो जब खड़गे जी नाम पढ़ने लगे तो मंच पे जितने भी लोग बैठे थे, जो छोटे बड़े नेता थे, उनके सबके नाम लिए, मेरा नाम छोड़ दिया। भाई मैंने पूछा, फिर गर्म होके खड़ा हुआ मैं बीच में कि भाई ये लिस्ट किसने दी आप? भाई मेरा नाम अगर आप एक नीचे भी लिख देते, भीड़ मेरी सामने बैठी है, मैं पूरा वो कर रहा हूँ, पूरा इवेंट कर रहा हूँ, अभी तो आपने पैसे भी नहीं दिए मेरे, अभी तो मेरा पूरा खर्चा कर रहा हूँ, फिर मेरा नाम अगर खड़गे जी एक नाम बोल देते तो क्या जा रहा था? ना राहुल जी नाम बोले तो मैं और गर्म हो गया। तो फिर मेरा तो एक बार तो विचारा होता कि सभा खत्म कर दूं। फिर चूंकि दिग्विजय सिंह साहब वगैरह सब मंच पे बैठे थे तो फिर मैं उस बात को खून के घूंट आंसू पी गया। बस वही बात इनको लगी कि आप लोगों ने तो जो है अपनी राजनीति की, वहाँ आप लोगों ने हमारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कोई अरे तवज्जो, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जब मुझे दिया है तो मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं संचालन करूंगा? तो इस प्रकार की बस यही बातें लेकर के जो है वो टिकट में फिर इन लोगों ने वो मन बना लिया कि अरे जब सर्वे में नाम है, राहुल गांधी के सर्वे नाम है, जिला कांग्रेस के सर्वे में नाम है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सर्वे नाम है, सीआईडी में नाम है, तो फिर आप कैसे उस आदमी को टिकट दे दोगे जो 2003 में पार्टी और कार्यकर्ताओं को बिलकता छोड़ गया और उसको दिल्ली तक नाम चला गया है कि स्क्रीनिंग कमेटी हो गई, इंदौर से नाम गए, भोपाल से नाम चले गए, तो फिर हमको टिकट काटना। तो फिर यही कारण बना कि मुझे जो है वो मैं वहाँ चैलेंज दे के आया था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। फिर मुझे समझाने के लिए आए माननीय दिग्विजय सिंह साहब। फिर मैंने उनसे बोला आपके सम्मान में सल्फास खा सकता हूँ, आप पूछा दो, पर मैं फॉर्म नहीं उठाऊंगा। ये बातें मैंने उनको बोली। तो इस प्रकार की बातें जब वहाँ इस पार्टी में जब कोई मतलब नहीं रह गया है तो फिर आप बताओ, मुझे जन सेवा करना है तो मुझे कोई तो माध्यम होगा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार से तो मदद करूंगा, इसलिए मुझे पार्टी छोड़ना पड़ी। तो राहुल गांधी जी की रैलियों के चक्कर में आपको अपनी निजी संपत्ति भी बेचना पड़ी? बिल्कुल निश्चित रूप से। जब मुझे पैसा देना था, 2 सभा पूरी मैंने करी, फिर क्या करेंगे बताओ? तो कैसे पैसा देंगे? बात तो रखना पड़ेगी। तो मकान बेचना पड़ा या जमीन बेची? नहीं, जमीन था, बाड़ा था, बाड़ा बेचना पड़ा। उनका खर्चा 3.5 लाख रुपए वो थे। फिर उसके बाद वापस 5 साल तक पूरे कार्यक्रम करना, गांव-गांव नर्मदा जी की यात्रा लेके गया, रथ लेके गया। फिर हमने कहा कि अब हारे का सहारा, हमने खाटू श्याम जी बाबा से बोला कि बाबा अब आप नर्मदा जी को यहाँ लेकर आओ, किसानों को तकलीफ है, अगर नहीं आएंगे तो हमारे किसान, क्योंकि ये पंजाब के किसान से भी बढ़ के खेती करता है, कमर्शियल क्रॉप पैदा करता है, पर पानी में आखिरी में जो है वो तंगई के कारण फसलें सूख जाती है, महंगे बीज लगाता है, खाद लगाता है और मेहनत करता है। अगर राहुल गांधी जी से आज आपकी मुलाकात होती है तो क्या कहेंगे आप? मैं राहुल जी से मुलाकात का फिलहाल तो कोई संभावना नहीं है, और इत्तेफाकन भाग्य उसके भरोसे कभी हो भी गई तो मुझे यही कहूँगा कि आप अपने लोगों को जब तक वो है इनको ठीक करो। ये किस प्रकार के लोगों को आपने बना दिया है, कैसे लोग हैं, क्या नहीं है, क्या बात हो। पहला बात तो मुलाकात संभव ही नहीं है, ना मैं करना चाहूँगा। तो आप कभी मुलाकात होगी तो पैसों का जिक्र करेंगे? जब वो अभी आए थे तब मैंने धरने के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया से मैंने बातें पहुंचा दी हैं वहाँ पर। मैं उनसे, चूँकि उनने मुझे नहीं बोला, मैं उनको बोलने का कोई हक नहीं रखता हूँ।
मुझे जिनने बोला है वहाँ तक मैंने बिल भी दे दिए, वहाँ तक मैंने अपनी बात पहुँचाई है। मैं उनको क्यों बोलूँगा? लगातार 3 बार चुनाव हारने का क्या कारण रहा? नहीं, चुनाव चूँकि आपने देखा होगा कि सरकार नहीं बनी, और सरकार नहीं बनी तो कहीं न कहीं जो पॉलिसी है पार्टी की या मोदी जी का क्रेज़, मोदी जी की लहर, और इस कारण जो है वो पार्टी का गिरता स्तर, ये सब बहुत से कारण हैं, तो जिसके कारण चुनाव हारना पड़ा। वरना मैं तो चुनाव में हमेशा अच्छा लड़ा, चुनाव भी अच्छा लड़ा, और जो लोग 90-90, 1-1 लाख से हारे वैसा तो नहीं है। मैं कैलाश जी से भी हमेशा 7-8 हज़ार वोट से ही हारा। हार को कैसे लेते हैं आप? नहीं, हार को एक, चूँकि मैं खिलाड़ी रहा हूँ, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग मेरा शौक रहा है, तो खेल भावना से भई फिर दूसरे दिन से ही मैं चुनाव हारने के दूसरे दिन से ही अगर कोई गमी है, कोई पगड़ी है तो मैं उसमें गया हूँ, और दूसरे दिन से ही फिर से शुरुआत। और चूँकि राजनीति में करूँ या नहीं करूँ, चुनाव लड़ूँ या नहीं लड़ूँ, जिन लोगों ने मुझे अभी तक साथ दिया है, मैं उनका साथ नहीं छोड़ता। मरते दम तक उनके सुख-दुःख में मैं हमेशा सहभागी बनूँगा और बन रहा हूँ। कभी ऐसा लगा कि बस अब बहुत हो गया, अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए? नहीं, नहीं कर सकता। मैं बीमार के बाद भी जब मोबाइल चालू करा तब लोगों के काम करे, और आज भी आपके सामने मेरे पैरों में तकलीफ है, रात तक सूजन बढ़ जाता है। उसके बाद जो है मैं अभी काम कर रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ से खाटू श्याम और सालासर बालाजी सालकी यात्रा गई तो मैं वहाँ भी गया। उन्होंने वहाँ चोला चढ़ाया तो उसमें शामिल हुआ। फिर खाटू श्याम में 6 दिन में आया। फिर वहाँ से जयपुर के आसपास खेती भी देखी, वहाँ के किसान इज़राइल जाके वहाँ की पद्धति लेके आए तो वो खेती भी देख के आया। आज भी मेरे मन में खेती के प्रति लगाव है। मैं लोगों को सलाह देता रहता हूँ कि ऐसे करो। दूध डेयरी के बारे में बच्चों को बोलता रहता हूँ। आज भी मेरे मन में ये जुनून है कि ऐसा होना चाहिए, तो वो मरते दम तक मैं करता रहूँगा। आप खुद क्या खेती करते हैं? मैं उस समय जब मैं खेती करने लगा तो गन्ने की खेती करते थे, गुड़ खुद बनाता था। मैं खुद रात भर नहीं सोते थे। हमको ऐसा भी समय आता था कि 8-8 दिन हमको जो है वो सोना भी नहीं मिलता था, और 4-4 दिन नहाना नहीं मिलता था। तो हमने वो भी करा, क्योंकि इधर रात भर चरखी में काम करो, जैसे ही गुड़ का काम बंद हुआ सो जाते थे, फिर उठ जाते थे, फिर करते थे। उस खास करके मैं जो है कमर्शियल क्रॉप में उससे भी टमाटर की खेती बहुत करता था। तो टमाटर की खेती जब करता था तो एक दिन का रिकॉर्ड है कि 600 टोकरे टमाटर तोड़ना, पैकिंग करना, उनको मंडी पहुंचाना, महू, इंदौर और उज्जैन, ऐसा भी काम हमने करा, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था। तो ये भी काम करे हैं मैंने। राजनीति में इतने सालों में आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली? सीख तो अपने आप में यही है कि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पार्टी को जिंदा रखने के बाद भी टिकट नहीं मिलना, और किस प्रकार से धोखा खाना, और ये सब चीज़ें जो है आज के दौर की जो चल रहा है इस कलयुग में वो सब देखने को मिला। अगला चुनाव महू से ही लड़ेंगे आप? नहीं, मेरा अभी फ़िलहाल चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी सिटिंग एमएलए हैं हमारे यहाँ, उषा जी। वो पार्टी का जो भी निर्देश होगा मैं उसका पालन करूँगा, अक्षरशः एक सिपाही के तौर पर। चूँकि अभी तो हम वह जूनियर हैं, और मैं इस बात को हमेशा मानता हूँ कि जो है फिर से हमने एबीसीडी से शुरू करा है। जब इस लायक बनेंगे, अगर पार्टी कहेगी तो वो काम करेंगे, और मैं कभी मुगालते नहीं पालता। और जब इस स्तर का होऊँगा तो ये चीज़ें माँगने से नहीं मिलती है। ये चीज़ें तो जो है खुद ब खुद जनता की आवाज़ अगर है, तो अगर जनता से आवाज़ आए, वही आदमी चुनाव जीत सकता है, वरना नहीं जीत सकता। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि जिसका नामावली नाम भी नहीं है और वो टिकट माँगने चले जाए। बहुत से लोग पार्षद में देखते ही नहीं इन्हें नाम, टिकट माँगने चले जाए, पार्षद का चुनाव भी हो जाता है, देखते हैं तो नाम नहीं है। तो ऐसे लोग, उनको पहले कखा गगा राजनीति की आना चाहिए। उनको पहले पोलिंग कैसे होता है, कैसे नामावली में नाम जुड़ते हैं, किस प्रकार से बातें होती है। जैसे वे आज कह रहे हैं कि वोट चोर, वोट चोर। अरे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपने बीएलए कितने बनाए। बीएलओ के साथ जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसका रजिस्टर है, जो राष्ट्रीयकृत पार्टियां हैं, वो एक बीएलए बना सकता है। उस बीएलए को, उस बीएलओ से 75% अधिकार है कि वो बीएलओ की कुर्सी के पास बैठ सकता है कि आज कितने फॉर्म आए, कितने नाम बढ़े, कितने नाम घटने आए। ऐसा तो नहीं होगा हमारे नाम, कोई कार्यकर्ताओं का नाम कट जाए। एक पोलिंग पर एक बीएलए बैठता है। जब आप वो काम करोगे ही नहीं,
वो वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए। जब आपका बीएलए नहीं है, आप संगठन की तरफ देखते नहीं हो, ये सब चीज़ें जब नहीं करते हो, तो फिर ये चीज़ें उठाने का, निर्वाचन आयोग पे उँगली उठाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। पहले अपना स्वयं तो देखो कि मैं कितना कर रहा हूँ। मैं नाम घटा रहा हूँ, उसका प्रोसीजर क्या है, कौन से फॉर्म भरना है नाम घटाने के, कौन से बढ़ाने के हैं, कौन से परिवर्तन करने के हैं, ये नामों का मुझे, इस फॉर्म का मुझे ज्ञान ही नहीं है। और मैं वोट चोरी करता रहूँगा तो ये कोई मतलब नहीं। जो जैसे कि आज चल रहा है कि वोट चोरी हो गए। अरे वोट चोरी हो गए तो आपका बीएलए क्या कर रहा है, जब आपकी पार्टी का संगठन क्या कर रहा है? दिग्विजय सिंह जी ने पॉडकास्ट में कहा था कि कमलनाथ सरकार गिरने की वजह लगातार कमलनाथ जी का सिंधिया जी की उपेक्षा करने रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से बात सही है। अब जब आपको फ्री हैंड दिया कि आपको मुख्यमंत्री बनना है, आपको अरुण यादव जी ने यहाँ मेहनत की थी और 6 महीने 8 महीने बचे थे, तब आपको जाके प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था। अरुण यादव जी ने बहुत संघर्ष करा था और उन्होंने पूरी फील्ड जमाई थी। अब जैसे अपन खेती करते हैं कि कोई भी खेत जोते, पूरी तैयारी कर ले और कोई आके बोल के मैं अब इस खेत को बोऊंगा, तो कितनी गलत बात है। तो इस प्रकार का हादसा अरुण यादव के साथ हुआ। अरुण यादव जी के बाद जब आप मुख्यमंत्री बन गए, तब आप प्रदेश कांग्रेस से अब मुख्यमंत्री बन गए, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हट जाना चाहिए था। उसके बाद भी एक स्वाभाविक है ये कि वो किसी कार्यक्रम में गए थे, शायद छतरपुर या कहीं गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। वहां किसी कार्यक्रम में गए थे, कोई लोग आंदोलन कर रहे थे, तो स्वाभाविक है जैसे अगर कहीं आप जाते हैं तो उनके मुंह सुहाती बात आपको करना करेगी, तभी तो वो आपकी बात मान के आंदोलन खत्म करेंगे। भाई उनने ये कहा कि भाई देखो हम सरकार है, वहां जाके मैं बात करूंगा, बात करके आपके आंदोलन में की बात करके अगर आपकी बात नहीं मानेंगे या नहीं सुनेंगे तो मैं भी आपके साथ ये एक रहता है, ये बोलना पड़ता है। और यही बात उनने बोली। वही बात पत्रकारों ने जब कमलनाथ से बोली कि वो तो रोड पे बैठ जाएंगे, तो बैठे तो बैठ जाए। मतलब ये कहाँ की बात हुई? भाई आदमी आपका एक तो आंदोलन समाप्त करने गया, वो सरकार में तो थे नहीं मध्य प्रदेश में, वो तो आपकी सरकार की बात करने गए ना। अब सरकार की बात करने गए तो उनके मुंह सुवाती बात नहीं करोगे तो जो आदमी उग्र है वो कैसे समझेगा? जब उसको समझाया तो उसकी बात तो करना पड़ेगी ना कि भाई मैं आपके साथ हूं, मैं बात करूंगा, आपकी बात सरकार में रखूंगा और आपकी बात को मनवाऊंगा, और नहीं मानेगा तो मैं आपके साथ सड़क पे बैठूंगा। तो उसमें क्या बुराई है? तब उस बात को उन्होंने अदरवाइज लेके कि बैठे तो बैठ जाए, तो ये बात गलत है ना उनका। भाई आज कोई व्यक्ति जो जैसे आपका काम करने चला गया वहां और आप उसी का उल्टा डांट रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना। उसी को बरा बुरा के रहो, तो बिल्कुल सही बात है। आपको एक पद तुरंत छोड़ना चाहिए था, आपको उनको प्रदेश अध्यक्ष देना चाहिए था। तो ये कारण रहा। निश्चित रूप से उनका मान सम्मान कम हुआ, तो फिर जो सरकार गिराएंगे। अब जैसे कांग्रेस 2 गुटों में बटा हुआ था, तो आप किस गुट के? मैं इस बात को नहीं मानता, कोई गुट नहीं होता है। भाई क्या रहता है कि भाई अपन जो है वो एक आदमी को अपना वकील तो बनाना पड़ता है, वही तो आपकी बात चुनाव में है, आपके टिकट में है, वो बात आपकी रखेगा। तो ये गुट नहीं होता है, वो पार्टी होती है। पार्टी की बात हम किसी के माध्यम से तो पहुंचाएंगे, तो हम उसको गुटबाजी नहीं कहेंगे। गुटबाजी जो है वो, अब उसको कोई भी नजर से देख लो, कोई भी बात देख लो, वो उसको जो है हर जगह ये चीजें होती है, तो इसको गुटबाजी नहीं कहते। तो जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी उस समय आप किन के ज्यादा करीब थे? मैं तो चूंकि करीब तो उनके भी था, मैं पार्टी का था तो सबको मान सम्मान देता ही था। क्या फिर से कांग्रेस में वापसी करेंगे? संभव ही नहीं है। मैं ऐसा जो है, और मेरा इस प्रकार का कोई वो नहीं है। चाहे मुझे कोई इंद्रासन का राज भी मिल जाए तो भी नहीं जाऊं, क्योंकि मुझे कभी सत्ता का या किस प्रकार का ऐसा मेरा कोई लालच रहा नहीं है। तो मैं संघर्ष करते करते यहाँ पहुंचा हूँ। मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था और जनता ने मुझे पैदा करा और जनता के बीच में ही मैं रहूंगा। मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं जो है वो इस प्रकार के बार बार किसी लालच में मैं चला जाऊं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी में आप वर्तमान में किस पद पर हैं? नहीं, वर्तमान में मैं अभी फिलहाल ऐसा कोई पद नहीं है। मैं उनका सक्रिय सदस्य बना हूं
वो सदस्य बनाए भी हैं। अभी चूंकि संगठन के काम अब चल रहे हैं, अब जो जवाब दे रहे थे वो करूंगा। तो पार्टी ने अभी तक आपको कोई पद क्यों नहीं? नहीं, अभी मेरे जब मैंने इसे ज्वाइन किया है उस समय से लगाकर अब, चूंकि उसके बाद उस समय जो है वो सदस्यता अभियान चल रहा था, उस सदस्यता अभियान में मैंने भाग लिया। अब जाकर के जो है वो प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं, संगठन का काम चल रहा है, जिलाध्यक्ष भी नए बन गए हैं और तहसील स्तरीय भी काम चलेगा, तो वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को और हम सब लोग एडजस्ट होंगे। क्या जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है आपको? कुछ भी, मुझे कोई उम्मीद लेकर नहीं आया हूँ, और ना किसी प्रकार की जिनसे उम्मीद थी, जहाँ खूब काम किया था उन्होंने वो उम्मीद पूरी नहीं की, तो अब यहाँ पर एक कार्यकर्ता बना रहूं, बस यही एक आशा है। और वही मैं कार्यकर्ता हूँ, एक साधारण कार्यकर्ता। और मैंने कहा कि मैं जूनियर हूँ, और मैं उस चीज़ को हमेशा मुझे एहसास रहेगा कि मैं अभी जूनियर हूँ। पशुपालन में भी आपकी रुचि है? बिल्कुल, डेफिनेट रूप से। जब हम तो छोटे थे, जब स्कूल की 26 दिन की छुट्टी होती दिवाली दशहरे पे, तब हम भैंस, गाय, ढोर उनको चराने जाना, उनको वो बराबर भैंसों के बाल बनाना, फिर उनको रंगना, जहाँ बेलों को चराने की जगह होती थी हम वहीं चरा लेते थे, और उनको रंगना, उनको अच्छे फूल से सजाना, उनको हमेशा दूध निकालने का भी मैंने काम करा। सब काम मैंने, हर चीज़ का मुझे आज भी बड़ा शौक है मुझे। अभी जयपुर गया था तो मैंने वहाँ दूध डेयरियाँ भी देखी, वहाँ की खेती भी देखी, ये सब चीज़ें हैं। पर चूंकि मैं अभी इस समय, इन सालों में मुझे समय बिल्कुल नहीं मिला। मैंने जिस दिन से खेत छोड़ा है, मैंने अपने खेत में कदम ही नहीं रखा, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में रहता हूँ। 4 बजे वहाँ पर काम शुरू हो जाता है, 4 बजे आदमी दूध निकालने का काम शुरू होता है। अगर मुझसे कोई विधायक से काम है या मुझसे कोई काम रहता था, तो लोग सुबह ही आके बैठ जाते थे, तो फिर मुझे खेत पे जाने का होता नहीं। उसके बाद कार्यक्रम का काम हो जाता था, तो देर रात घर पहुंचते थे। तो मैंने जिस दिन से बैंक का उपाध्यक्ष बना था, उसके बाद से मैं खेत में नहीं गया। अभी जैसे इंटरव्यू से कुछ वक्त पहले ही आपने चाय पीते हुए कहा था कि दूसरे राज्य के लोग यहाँ आके निश्चित रूप से ये हमारे लोगों को और हम सब लोगों को सोचना चाहिए। मैं लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग अपनी मालवी चाय क्यों नहीं बनाते, उसका क्यों नहीं व्यवसाय करते। एक जैसे वो लोग उनके हाथ में कप पकड़ा के, केटली पकड़ा के खड़ा कर रहे हैं, और ये लेकी और ये चाय है, तो हम अपनी मालवी चाय क्यों नहीं बनाए। हम अच्छा दूध, भैंसों का दूध की अच्छी चाय बनाए, लोगों को अच्छी चाय दें। हम जो आके ये महंगी चाय लोग पी रहे हैं, हम सस्ती चाय अपने लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। जो आज हम कोई काम करने में कोई वो थोड़ी है, हम कोई भी काम कर सकते हैं। हमारा कोई भी युवा बेरोजगार है, वो व्यवसाय कर सकता है। वो सिर्फ चाय थोड़ी, उसके साथ और भी तो काम वो व्यक्ति काम कर सकता है। नमकीन रख सकता है, कचौरी समोसे बना सकता है, और देश के कहीं की भी कोने से कोई भी जो अच्छी चीजें हैं, कहीं की भी कचौरी ले आओ। बन्ना और कचौरी का नाम जाना जाता है आपको, उधर अजमेर में, और उधर कढ़ी और कचौरी मिलती है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी मिठाई है वो चल रही है, ऐसे वो कर सकता है, अच्छा व्यवसाय कर सकता है। दूध के साथ घर का दूध भी खप जाएगा और उसको रोजगार भी मिल जाएगा। आपकी राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई? राजनीतिक यात्रा, चूंकि मैं कॉलेज बीए तक भी किया, फिर उसके बाद मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया था इंदौर में, नाइट कॉलेज था। तो नाइट कॉलेज की वजह से वहाँ से आने में, उधर से तो ट्रेन थी, फिर इधर से रात में कोई साधन नहीं था। कभी कभी फिर सरबटे पे हमने रात बिताई, परंतु बाद में खेती वही है, सब कुछ वही था। पर उस समय ऐसे साधन नहीं थे कि हम यहाँ रुक सके, तो फिर मुझे छोड़ना पड़ा और फिर मुझे खेती की। वो खेती करने के बाद में फिर कोऑपरेटिव, प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ा, प्राथमिक साख संस्था का, उसका अध्यक्ष बना। फिर उसके बाद इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक का बैंक प्रतिनिधि बना। बैंक प्रतिनिधि के बनने के बाद उसका उपाध्यक्ष बना, और उपाध्यक्ष बनने के बाद माननीय पाटीदार जी के खिलाफ मुझे टिकट दिया गया। किस चुनाव के लिए टिकट दिया गया था? मुझे विधानसभा के लिए 98 में, चूंकि वो किसान थे और वो लगातार जीत रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ किसान को उतारा, इसलिए मुझे टिकट दी। आपके खास मित्रों के बारे में बताइए। तो मेरे खास मित्र तो बहुत सारे हैं, जिनके जो हमारे हैं, खास करके मेरे जादू सिंह जी अच्छे बचपन के साथी रहे, और भी लोग रहे जो यहाँ तक पहुँचाने में मुझे उनका योगदान रहा। गांव जागोखेड़ी से मरहूम हाजी मुख्तियार पटेल सरपंच साहब से भी आपके खास मित्र रहे? मैं बहुत अच्छे, मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात रहे,
और एक पारिवारिक संबंध हमारे बने। सरपंच बने फिर मेरे ही समय में, और सरपंच के बाद हमारे संबंध पारिवारिक होते गए राजनीति के साथ साथ। और उनका जाना, असमय जाना हमारे निश्चित रूप से बहुत ही मेरी व्यक्तिगत क्षति भी है, पार्टी की भी नुकसान हुआ, और एक अच्छे व्यक्ति, समाज को जोड़ने वाला व्यक्ति चला गया। आपके पहले चुनाव का क्या नतीजा रहा? पहले चुनाव में जब मुझे 98 में टिकट मिला था, मैं उस समय माननीय भीलवाल पाटीदार जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता थे और विधानसभा के उपाध्यक्ष थे उस समय वो, उनसे मैं 10,000 वोटों से जीता। विधायक रहते हुए कोई एक ऐसा वादा जो आप चाहकर भी पूरा नहीं कर पाए? क्या रहता है कि जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो उस समय जो पब्लिक बोलती है तो हम तो यही कहेंगे कि हम हाँ कर लेते हैं, पर बहुत सी चीजें जो राज शासन के हाथ में रहती है, पॉलिसी मेटर होता है, जो विधायक के व्यक्तिगत रूप से हाथ में नहीं होता है। तो वो जो राज्य सरकार की पॉलिसी है, कहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड में जहाँ सेंट्रल की पॉलिसी आ जाती है, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें काफ़ी प्रयास भी हमने किए, पर बहुत से ऐसे काम हैं जो नहीं भी हो पाए, और काफ़ी काम हमने किए हैं क्योंकि मैं लगातार फिर दूसरी बार विधानसभा जीता। तो ऐसे कोई काम का उल्लेख आप करना चाहे जो आप नहीं कर पाएंगे? मैं एक अभी मेरा सपना था कि महू में नर्मदा आए, और हमने उसका प्रोजेक्ट भी बनवाया। प्रोजेक्ट बनवाने के बाद फिर बीच में सरकार चली गई थी तो रह गया। तो अभी फिलहाल ऐसी संभावना है कि वो महू के किसानों के लिए माहेश्वर जानापाव लिंक, जो चंबल में गिरेगा, चोरल डैम में गिरेगा पानी, और जो जानापाव से 7.5 नदियां निकली है उनमें पानी गिरेगा। ऐसा एक प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है, और संभावना है कि इस बार मंत्रिमंडल ने उसको कर दिया है और होने की उसकी संभावना है। टिकट देने का सिस्टम वफादारी से चलता है या लोकप्रियता से? वफादारी का तो मैं नहीं कह सकता। हम जो टिकट है वो निश्चित रूप से जब जो अपनी वकालत वह करता है उन नेताओं को अपना ये होना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा, और उसमें लोकप्रियता भी बहुत जरूरी है। लोकप्रियता के मायने ये होते हैं कि आप जनता से अगर जुड़े हैं, जनता के काम आए हैं, उनके सुख में, दुख में, और जब सर्वे होता है तो किसी भी आम आदमी से भी पूछ लिया जाता है, किसान से पूछ लिया जाता है, कोई पान की दुकान वाले से पूछ लिया जाता है, कोई मान लो जंगल में जानवर चरा रहा है उससे भी पूछ लिया जाता है कि क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं। इतनी गणना होगी कि हर व्यक्ति आपको पहचानता है, जानता है, आपके वर्किंग को जानता है, तो ही तो व्यक्ति आपके बारे में बोलेगा। निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ना पड़ा? मुझे निर्दलीय चुनाव इसलिए लड़ना पड़ा कि 98 में पहला चुनाव लड़ा। 2003 में जब उमा भारती की लहर, उमा भारती को प्रोजेक्ट कर दी गई थी, उस समय जब हम 38 लोग विधानसभा में जीते थे, उस समय भी मैं चुनाव जीता था। और उसके बाद उस चुनाव के जीतने के बाद मैंने संघर्ष करा, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार 2003 में चली गई थी, उमा भारती मुख्यमंत्री बन चुकी थी, ऐसे समय में कार्यकर्ताओं का काम करवाना और कार्यकर्ताओं को हमेशा उनके सुख में, दुख में काम आकर के उनको तैयार रखना चुनाव के लिए, ये एक बहुत मुश्किलात का काम रहता है। तो वो मैंने करके जब किया, और 2008 में माननीय कैलाश जी यहाँ पर आए, मैं उनसे संघर्ष करा। संघर्ष करने के बाद चूंकि वो चुनाव बहुत ही बड़ा चुनाव था, कैलाश जी की हाइट आपके सामने ही है, उनसे चुनाव लड़ा और चुनाव में बहुत कम मतों से हारा था। फिर दूसरा चुनाव भी मैंने उनसे ही लड़ा। फिर तीसरा चुनाव वो वहाँ नहीं लड़ते हुए मैं वहाँ उषा ठाकुर जी आई, फिर उनसे लड़ा। 3 चुनाव मैंने बगैर सत्ता के चुनाव लड़े, और उसमें संघर्ष करके कार्यकर्ताओं को हमेशा जो है उनके काम करना, उनके सुख दुख में काम आना। और जब सत्ता में पार्टी नहीं रहती है तो कार्यकर्ताओं को कैसे सरपंच का चुनाव लड़वाना, जनपद का चुनाव लड़ाना। मैंने उस समय जनपद भी के भी चुनाव जीते सरकार नहीं होते हुए, और मंडी का भी चुनाव जितवाया, मंडी में उपाध्यक्ष भी बनवाया। तो इस प्रकार के जब काम करते करते जब टाइम आया, चुनाव का समय आया, ऐसे समय में जब उसको टिकट दे दिया, जब मैंने बहुत काम किया था, और ऐसे व्यक्तियों को टिकट दे दिया जो 2003 में जैसे ही सरकार गई थी कांग्रेस की, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। और 2003 से हमारे कार्यकर्ता और हम उनसे संघर्ष कर रहे थे, महू नगर पंचायत। जब उनको टिकट दे दिया गया तो वो एक आम कार्यकर्ता को टिकट दे देते तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं उसकी मदद करूं। जब हमने बोला वहां कि भाई इस व्यक्ति को कैसे आपने टिकट दे दिया, जो
इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी से नाम चले गए थे हमारे, सर्वे होकर के यहाँ से पैनल बन के गई। फिर भोपाल में मीटिंग हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, उसमें से नाम होके दिल्ली चले गए। दिल्ली में एक छानबीन समिति की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो गई, उसमें भी हमारा नाम सबसे ऊपर था। उसके बाद उसको ज्वाइन कराकर टिकट दिया। तो ये तो हमारे साथ और कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी थी। इसलिए मैंने वहां उनसे बोला कि आपने गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया है, या तो आप टिकट बदलो, किसी भी व्यक्ति को आप दे दो टिकट। एक आम कार्यकर्ता को टिकट दे दो तो मेरा फर्ज था कि मैं उनको जो है मदद करूं, परंतु जब ऐसे व्यक्ति का टिकट नहीं बदला तो फिर मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। वोट मेरा आपके सामने है। मध्य प्रदेश में निर्दलियों में सबसे ज्यादा वोट 70,000 वोट लाना मायने रखता है। अपने इधर निर्दलीय का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके बावजूद अगर लाडली बहना नहीं होती तो मैं चुनाव जीतता भी। कितने वोटों का अंतर रहा? हमारा और उनका लगभग 30-35 हजार वोटों का अंतर रहा। दूसरे स्थान पर आप ही रहे। दूसरे स्थान पर रहा और कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई। तो जैसे पार्टी ने 5 बार आप पर भरोसा दिखाया या आपके हित में फैसला लिया, तो एक बार आपके विपरीत फैसला हुआ और आपने पार्टी सवाल इस बात का नहीं है कि विपरीत फैसला, सवाल इस बात का है कि 5 साल कार्यकर्ताओं को और पार्टी को क्षेत्र में जिंदा रखना विपरीत परिस्थितियों में, भाई आंदोलन भी करना पड़े हमको। जो कार्यकर्ता आपके साथ 25 साल तक साथ चले, फिर वो तब भी साथ रहे जब आपने पार्टी बदली। और निश्चित रूप से 70,000 वोट आए हैं तो हम लोगों के कार्यकर्ता का और हमारा संबंध जो है वो सबके पारिवारिक संबंध हो चुका है। मैं सबके जीवन में, मरण में, प्रण में मैंने ऐसा नियम बना लिया था और मैंने अपने शरीर को मशीन बना डाली थी। आप ये समझें कि सुबह अगर मैं रात को 2 बजे भी आया हूँ और सुबह मुझे 5 बजे उठना ही उठना है, क्योंकि खबर आती थी सुबह उठ के देखो क्या मैसेज आया है कि कहाँ कोई मट्टी हुई है, कहाँ कोई गमी हुई है, कहाँ तीसरा है वो पहले करता था, फिर कहाँ पगड़ी रस्म है वो करता था, कहाँ चालीसा है वो करता था, फिर कहाँ क्या कार्यक्रम है, फिर उसके बाद कोई कार्यकर्ताओं के काम प्रशासनिक होते थे वो करता था। शाम को फिर किसी का जन्मदिन है, कोई और सामाजिक राजनीतिक ऐसे काम होते थे, फिर शादियां होती थी। तो मुझे रात को जाते जाते घर जाते थे कभी 2 बज गए, कभी 2:30 बज गए। सुबह सुबह कभी कभी तो ये होता था कि सुबह 5 बजे भी हम घर पहुंचे, उसके बाद भी वैसे ही 5 बजे अगर पहुंचे तो तैयार होकर से फिर गाड़ी में बैठ जाता। जनता आपको कांग्रेस का चेहरा मानती थी, तो बीजेपी में जाने के बाद आपको क्या विरोध झेलना पड़ा? नहीं, मुझे कोई विरोध नहीं झेलना पड़ा, मुझे कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं रहा। मेरे साथ लगभग बहुत से लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, वो जो नई आए पे उनसे भी आज मेरे बहुत पारिवारिक संबंध है। अभी उनके सुख में दुख में वो मेरे साथ है। अभी मैं बीमार हुआ तो सब लोग मिलना है, मैं उनके यहाँ अगर कोई सुख दुख होता है तो मैं जाता हूँ। क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चीजें रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कि मैंने हर बार जब सदस्यता अभियान होता था तो मैं जिले में प्रथम रहती थी, मऊ विधानसभा में जिला कांग्रेस भी रहा वहां पर। अब अंदाज लगाए कि जब मैं 2-2, 3-3 चुनाव, 4-4 चुनाव, 5-5 चुनाव लड़ने के बाद भी अगर आपको मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य भी नहीं बनाया जाए और वहां ऐसे लोग सदस्य बन जाते थे जिनके जो सदस्य में नहीं होते थे, तो फिर ये कहाँ पार्टी जाएगी, कहाँ जाएंगी, क्योंकि किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई दिशा नहीं है। तो इस प्रकार की जब दिशाहीन हो जाता है तो फिर निश्चित रूप से पार्टी में बिखराव आता है और लोग छोड़ रहे हैं। आज के नेता और 90 के दशक के नेताओं में क्या फर्क है? ये देखो, पहले लोग ईमानदार थे, ईमानदार के साथ साथ वो जनता की नब्ज को समझते थे और जनता के पास जाते थे। आज की तारीख, आज का नेता जो है वो शंकर पार्वती की परिक्रमा वाला नेता हो गया है कि बस एयरपोर्ट पे स्वागत कर ले, कोई नेता है उसका आगे पीछे फिर ले, दिल्ली भोपाल जो है वो चले जाएं और वहां से आके मिल के आ गए तो आप पूरे जहां की दुनिया की नेतागिरी की बात करें, वो कार्यकर्ता जो एक हमारे खास करके मऊ विधानसभा में आदिवासी लोग जो है अपने खेतों में बसे हैं, पहाड़ पर धार जिले से लगाकर इधर देवास जिला और इधर खरगोन जिले तक ऊपर पहाड़ पट्टी पे बसे हुए हैं। ऐसे लोगों का जहां आज भी अस्पताल की तकलीफ है, वहां पर पेयजल की तकलीफ है, वहां पर बिजली की तकलीफ है,
उन लोगों को अनेक समस्याएं हैं जिसके निदान होना चाहिए। अब उस का आपको कोई ज्ञान नहीं है और आप चुनाव लड़ने की बात करेंगे तो फिर संभव कैसे होगा। और वो नेता जो पहले थे वो जाते थे, लोगों के सुख दुख में भाग लेते थे। तो आज के नेताओं में उन नेताओं में जमीन आसमान का फर्क है। आपके दोनों पुत्र भी राजनीति से जुड़े हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है एलएलबी करने के बाद, और दूसरे ने एमबीए करके जो है वो अपना खुद का दवा बाजार है, दवा बाजार में दुकान है उसकी, वहाँ काम कर रहा है। तो फ्यूचर में रहेगा कि वो राजनीति में आने? नहीं, डेफिनेट रूप से नहीं। हम आज भी अगर ये चाहेंगे तो हमारी सीनियर लीडर है जो हमारे साथ कंधे से कंधा, उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे। युवाओं के बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह क्या है? सरकार, शिक्षा प्रणाली या खुद युवा? बहुत सी चीजें हैं, उसके पीछे बहुत से फैक्टर काम करते हैं। सबसे बड़ा तो शिक्षा प्रणाली है हमारी। अब जैसे हम हैं, पहले हम 6 साल के होते थे जब क्लास में भर्ती होते थे। 6 साल के बाद जब 6 साल पढ़ लिया, छठी में जाके इंग्लिश मिलती थी। तो वो इतना गैप हो जाता था शहर और ग्रामीण की शिक्षा में कि उसको भरपाई करना बहुत मुश्किल होता था। मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा प्रणाली ऐसी होना चाहिए कि अगर किसान का पुत्र आया है तो उसको जो है वो आपको शुरू में ऐसी शिक्षाएं देना चाहिए कि बागवानी वगैरह होती थी पहले, पर अब नहीं है। पहले बागवानी का एक पीरियड होता था तो उसमें आप हॉर्टिकल्चर के आप उसमें पढ़ाइए ताकि वो सब्जी वगैरह पैदा कर सके, दूध व्यवसाय कर सके। ऐसी भी शिक्षा प्रणाली होना चाहिए। पर आज की तारीख में ऐसी कोई शिक्षा प्रणाली नहीं है। आपने देखा होगा वेटनरी कॉलेज के भी डॉक्टर पढ़ने के बाद उनको ग्रामीण में नहीं भेज रहे हैं। पहले तो हर गांव में ग्राम सेवक होते थे, वो डिप्लोमा होल्डर होते थे, वो आपकी कृषि की बातें बताते थे। आज तो इतना एजुकेशन होने के बाद भी कोई ऐसा केंद्र नहीं है कि जो किसान उनसे जाके, जो दुकानदार ने उनको दे दिया कि मुझे ईल लगी है, जो उसने कोई भी प्रोडक्ट दे दिया, भले वो नकली है या असली है, वो नहीं पहचान पाता है। और आज उसकी वजह से हमारी खेती भी पिट रही है। तो इसीलिए ये बेरोजगार है। अब आज की तारीख में आपने देखा होगा पहले पीईटी होता था, उसके बाद ही इंजीनियरिंग में भर्ती होते थे, पीएमटी होती थी तो डॉक्टरी में भर्ती होते थे। आज इतने कॉलेज और ऐसे हो गए हैं कि लोग बैकडोर से भर्ती हो रहे हैं। वो किसी भी प्रकार से एन कैन प्रकरण जो है वो पैसे दे के करोड़ों रुपए का लेन देन होके जो है वो शिक्षा आपके मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। अब इंजीनियरिंग कॉलेज इतने खुल गए हैं, बहुत से कॉलेज तो बंद हो रहे हैं आज की तारीख में। जो बच्चा 40% से इंजीनियरिंग में पास हुआ है वो दूसरे कॉलेज में पढ़ाने लग गए। अब अंदाज लगाओ कि 60% तो उसका दिमाग खाली है, उसके बाद वो क्या एजुकेशन देगा उन लोगों को, क्या इंजीनियर बनेगा वो? बेसिक इंजीनियरिंग जिनको याद नहीं है तो फिर वो क्या उसको रोजगार मिलेगा? और वो लोग खेती भी नहीं करते हैं। फिर जब वो अच्छे दोस्तों के साथ कहीं हॉस्टल में रहते हैं, अच्छे लोगों की सोबत में हो जाते हैं, फिर वो जाके कहते हैं कि हमारे हिस्से की तो खेती बेच दो, हम तो मोबाइल की शॉप खोल लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है वो सिस्टम धीरे धीरे बहुत ज्यादा, खास करके लोग गांव से पलायन करके बड़े शहरों में आ रहे हैं इसी शिक्षा प्रणाली के कारण। क्या सोशल मीडिया देश को तोड़ रहा है या जोड़ रहा है? देखो, हर सिक्के के दो पहलू है। अगर उससे अच्छा उपयोग करोगे तो अच्छी बात है, अगर दुरुपयोग करोगे, अब आप देखा होगा कि टीवी के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटी प्रचार कर रहे हैं उनका गेम का और इनका और इनसे जुड़ी है और जब वो उसकी हानि की बात आती है तो उसकी वो मिक्री करते हैं और वैसा बोलते हैं। तो ये सरकार को या इन सब लोगों को या जो उसके जवाबदार लोग हैं उनको देखना चाहिए कि ये इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं तो भाई उसको साफ बोलो ना आप कि इससे नुकसान भी है। पर वो जब बोलने का मौका आता है वो उसकी मिक्री करते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखो, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी अगर समस्या है आज की तारीख में, जहाँ नगर पंचायत क्षेत्र है, आपके और भी बड़े कस्बे हैं, वहाँ पर अस्पताल की सुविधा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आज की तारीख में 99% डिलीवरी जो है वो सीजर से होती है। अगर मान लो आदिवासी क्षेत्र से आदमी तो बाहर चले जाते हैं काम करने, महिलाएं वहाँ रहती है, वो जैसे तैसे करके वो कस्बे में पहुँचती है पीएससी में, तो वहाँ पर कोई साधन नहीं है। उनको बोल दिया जाता है कि इसको तो इंदौर ले जाओ या वहाँ महू ले जाओ, महू भी नहीं है साधन। तो इनको तो आज की तारीख में एक सीजरिंग में 60,000 से लगा के 1 लाख तक का रुपया लगता है।
ये सुविधाएं होना चाहिए, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। दूसरी समस्या पेयजल की है। तीसरी समस्या है किसानों के लिए खाद वगैरह की समस्याएं समय समय पर रहती है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके सिंचाई के साधन डेवलप करना चाहिए। तालाब है, पेयजल है, बड़े डैम है और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली सुचारू रूप से चले। ये सब चीजें आज भी एक महती समस्याएं हैं जिसकी तरफ ध्यान बहुत कम लोगों का है और ये होना चाहिए। तब जाकर के हम जो है विश्व गुरु बनेंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। तो सरकार आप ही की पार्टी की है? हाँ, निश्चित रूप से अब हमसे समय समय पर अगर सुझाव लेंगे तो हम सुझाव दे भी रहे हैं और उसमें सुधार भी हो रहा है। माननीय मोदी जी इस मामले में कर भी रहे हैं किसानों को, पर चूंकि समस्याएं बहुत है, आपने देखा होगा समस्याएं विश्व स्तरीय समस्याएं भी है। आपके सामने किस प्रकार से आज अमेरिका किस प्रकार से हम लोगों को आग दिखा रहा है। तो ये ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, सरकार कर रही है, पर बहुत सी समस्याएं हमको खुद को करना पड़ेगा। अब मैंने कहा कि शिक्षा है, अब शिक्षा है तो आज की तारीख में हम ये बहाना कर लेते हैं कि भाई हम अगर जैसे बहुत सी घर में दूध का व्यवसाय बंद हो गया है, बोलो करने वाले नहीं है। और करने वाले नहीं है, पहले तो जनसंख्या कम थी, परिवार में कम लोग होते थे। एक परिवार में एक पिता जो है वो खेती भी करता था, सामाजिक काम भी करता था, आपके फसलें भी बेचने जाता था, वो सब कर लेता था। एक माँ जो है वो सुबह पहले चक्कियां नहीं होती थी गांव में, घट्टी पीसती थी, पानी कुएं से लाती थी, फिर अपने जानवरों के गोबर भी फेंकती थी, उसके बाद खेती में भी काम करने जाती थी। अब वो काम नहीं रह गए हैं। अब ये समस्याएं तो हम खुद को भी, अपनी समस्याएं हमको खुद को भी ठीक करना पड़ेगी ना। हम सरकार के भरोसे थोड़ी रह सकते। मजदूर जो है अगर नहीं है तो हम खुद को करना है। आज खेती में काम करने जो है वो कोई नहीं जा रहा है खेती की तरफ। तो ये समस्याएं दिन ब दिन हम भी तो बढ़ा रहे हैं ना, ये हमको भी तो करना पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं खेती या पशुपालन में उतना मुनाफा नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से लोग देखो, हम अच्छी उत्पादन करें, हम खेती में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अच्छा उत्पादन करें। भाव मिलना नहीं मिलना वो सरकार से बातें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, हम पैदा ही नहीं करेंगे, किसका भाव लेने जाएंगे? हम पैदा तो करें, पैदा करें तो निश्चित रूप से सब चीजों के भाव। पहले तो और ज्यादा समस्या था, आवागमन के साधन नहीं थे, दूसरे गांव जाने में, इंदौर शहर में आने में तकलीफ होती थी। एक साइकिल वाला आधी दूर लाया, फिर दूसरा साइकिल वाला, फिर तीसरा साइकिल वाला, वो तो नहीं है। आज तो मेट्रो गाँव में आ रही है। भाई आज अगर हमारी छोटी खेती है, खेती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि परिवार जो है वो धीरे धीरे जो है वो टूटते जा रहे हैं और परिवार टूटने से खेती भी टूटती जा रही है। तो उसमें अगर मान लो मेरे पास आज धीरे धीरे खेती कम हुई है तो मैं अपने परिवार को कैसे पालूं? तो हम 4 भैंस पाल लें, हमारे पास खेती तो है, इतना चारा भी हम उगा लेते हैं। तो ये सब चीजें हमको करना पड़ेगी, नहीं करा है तो निश्चित रूप से तकलीफ आनी है। हम सरकार के भरोसे कब तक देखते रहेंगे? सरकार का काम है सड़क, बिजली, पानी ये सब देगी ही देगी, पर खुद के काम तो हमको खुद को ही करना पड़ेंगे ना। किसान के हित में सरकार को क्या करना चाहिए? मंडी में अच्छा भाव मिले। अगर मंडी में भाव नहीं मिल रहे तो सरकार ने उसको एमएसपी पे खरीद करना चाहिए। और किसानों के लिए किस देश में कौन सी फसल हमारी बिक सकती है, ऐसे मुक्त बाजार भी उनको ढूंढना पड़ेंगे, तब कहीं जाकर हम किसान को मदद कर। कोई ऐसा दोस्त, नेता या व्यक्ति जिसे आप हमारे शो में देखना चाहेंगे अगले गेस्ट के रूप में? अब नाम अभी फिलहाल वो आपके मन में क्या है, आप किसको बुलाना चाहेंगे उस पर डिपेंड करेगा। अब मैं उस मामले में आपकी मदद भी कर दूंगा कि भाई ये व्यक्ति यहाँ आना चाहेगा, मैं उसकी मदद कर दूंगा। कोई भी व्यक्ति जैसा आप जिसे जो कि आप मेरे से नाम पूछेंगे तो मैं बता भी दूंगा कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा रहेगा, वहाँ आप उससे बुलाइए ताकि वो जन समस्या को उठा सके। एक सोशल मीडिया हुआ, प्रिंट मीडिया आज की तारीख में सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि जो है यही साधन बचे हैं जो हम अपनी बात जनता तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। सरकार के पास पहुंचा सकते हैं और प्रशासन के पास पहुंच, प्रशासन के माध्यम से सरकार को जाती है ये सब चीजें। आपको इस शो में आके कैसा लगा? नहीं, डेफिनेट रूप से आप लोगों ने बहुत सी ज्वलंत समस्याएं, बहुत सी आपने भविष्य की बातें, बहुत सी मेरी बचपन की बातें आपने कुरेद करके जो है मुझे बचपन भी याद दिलाया।
मेरी पॉलिटिकल कहाँ से शुरुआत हुई, ये सब चीज़ें एक परिदृश्य के रूप में मेरे मन में, मेरे ज़हन में चलती है और आगे भी चलती रहेगी बहुत सी बातें। और आगे जो आप चीज़ें बोली हैं, मैं किस प्रकार से फिर मैं जब कभी आपके पास आऊँगा तो और नई समस्याएँ, नई बातें लेकर के समाज में और क्या होना चाहिए, किस प्रकार की बातें होना चाहिए, वो सब लेकर मैं आऊँगा कि किस प्रकार से सामाजिक किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से में जो है वो कुरीतियाँ किस प्रकार से बंद होना चाहिए, और कौन-सी कुरीति जो है वो हमारी सामाजिक परंपराएँ हैं, वो हम लोग बहुत से आज की तारीख में नए उसमें हम कलेवर में हम बोल देते हैं कि नहीं ये तो कुरीति है, ऐसा नहीं है। जो मान्य परंपराएँ हमारे पूर्वजों ने हमको दी है, हमको उनको नए ढंग से अपने बच्चों को देंगे। ऐसी भी हम बातें जो है वो मैं जब अगले एपिसोड में आऊँगा तो वो भी आपको बताऊँगा और करेंगे। और ऐसे रचनात्मक बातें और ये चीज़ें समाज में जाना चाहिए, होना चाहिए, सामूहिक शादियाँ होना चाहिए और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। कोई बच्ची ही अगर पढ़ेगी तो वो 2 कुल को सुधारती है। अभी हमारी पोती एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के बाद पीजी में ऑल इंडिया रैंक में अच्छे नंबर लाई हैं। तो बच्चे हमारे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, अभी वो जो है अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। एक बालक, एक पोता जो है वो एक अभी फिलहाल नरसिंह में लॉ कर रहा है। एक छोटा बच्चा जो है वो 10वीं करके क्लेट की तैयारी कर रहा है। उसके मन में बड़े सपने हैं कि मैं तो बैरिस्टर ही बनूँगा। छोटा बच्चा बोल रहा है कि मुझे सिर्फ़ वहाँ जाने का और एक बार फीस की व्यवस्था कर देना, फिर मैं लोन लेके पढ़ लूँगा। मतलब ऐसे भी सपने हैं उसके। तो ऐसी बातें हैं जो बच्चों को हमने पोतों को भी अच्छी परवरिश दी है। और कोई ऐसे व्यसन नहीं है जिससे समाज या पड़ोसी को भी हानि पहुँचे, ऐसा हमारे में कोई व्यसन भी नहीं है। और अभी वही हमको पूर्वजों से मिली है और आगे भी हम वही बातें कर रहे हैं। ऐसे ही दिलचस्प एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें द अफजल इकबाल शो को। मिलते हैं अगले एपिसोड में।